फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो अपने जो ये टेस्ट नंबर 15 था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि अभी मैं एटलीस्ट इसमें एनी हाउ मैं पॉलिटी को पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करूंगा। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, मैं कुछ कुछ केस को भी यहाँ पे जो केस स्टडी है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट वगैरह उसको भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं कवर अप करूं और उसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊं जो कि आपके आने वाले पेपर्स और एज वाला जो मेंस वगैरह आप लिखने जा रहे हो उसमें आपको ये बेनिफिट मिल सके और ये आपके मतलब नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि अभी आपने देखा मैंने पहला पार्ट अभी तो 15 टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट मैंने अपलोड किया और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अब मैं हम लोग सेकंड पार्ट कर चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो अभी प्राइम मिनिस्टर मैंने दो चीज अभी आप देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये दो चीज अभी मेरा लेके चल रहा है। तो इसमें देखो कुछ यहाँ पे दिया हुआ चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले हम एक एक के चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो मैंने जब ये चीज आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो हमारे पीएम जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं क्या कुछ पावर, जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ पावर है वो इंजॉय करते। सबसे पहला क्या था, वो रिकमेंडेड करते हैं जो पर्सन है उसको एज ए मिनिस्टर या अपॉइंट। जैसे मतलब मेरा मन है कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे साथ जो लड़का है या जो मेरे साथ इतने दिनों से काम कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि उसको मैं एक तरीके से मतलब कोई मिनिस्ट्री पोस्ट पे तो मैं रिकमेंडेड कर सकता हूं, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इसको अपॉइंटमेंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। ये चीज भी मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो देखो पहले इस जो इंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ। तो आपको अगर कोई पूछा जाए तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करने का काम करते हैं कोई भी मिनिस्टर्स को, लेकिन रिकमेंडेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, वो एलोकेट भी कर सकते हैं, रिसफल भी कर सकते हैं अपने मिनिस्टर को, ये चीज आपको पता है। तीसरा क्या कर सकते हैं, वो किसी भी मिनिस्टर का कोई भी मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, या तो उसको एडवाइस दे सकते हैं या रेजिग्नेशन करने के लिए प्राइम प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप उसको क्या करो, डिसमिस कर दो। वो इन अगर मान लो इन केस अगर ओपिनियन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, वो ये भी कर सकते हैं, वो प्रिजाइड कर सकते हैं कोई भी मीटिंग वगैरह, जो काउंसिल ऑफ मिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो इन्फ्लुएंस कोई भी डिसीजन वगैरह के रिगार्डिंग वो इसको प्रिजाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, वो ये भी कर सकते हैं, ही कैन अगर हम बोल सकते हैं ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात जैसे मान लो कि वो अगर रिजाइन कर दिया अपने मतलब एक तरीके से मान लो अपने पोस्ट से वो रिजाइन कर देते हैं, मैंने पीछे भी आपको समझाया था। तो वो क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स करने का वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हो सकता है तो मैं ये भी बता, वो जैसे मान लो इन केस अगर मान लो डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन दे देते हैं इनके, मतलब होता है ना प्राइम मिनिस्टर का ऑटोमेटिकली अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, मतलब नेचुरल डिजास्टर हो गया या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये चीज मैंने पीछे भी बताया था कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो इन इन सभी केसेस में पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, अगर आपने इस चीज को सही से देखा हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ था, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। देखो अगर हम एक चीज बताएं क्या, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, देखो एक चीज याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक तरीके से मेजोरिटी एक तरीके से क्या होता है ना, वो लीडर एक तरीके से, अगर यहाँ पे क्या है ना इज मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो चलो मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या है कि ये मेजोरिटी पार्टी के लीडर, ये लीडर ऑफ पार्लियामेंट ये नहीं होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो देखो अब आते हैं सेकंड, क्या क्या बोलते हैं, सॉरी फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ कम टू द फर्स्ट, सही है। क्राइसिस थर्ड में आते हैं, क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये चीज मैंने आपको पीछे भी समझाया हुआ था कि वो क्या हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक तरीके से लीडर है मेजोरिटी पार्टी के, और ये एक तरीके से क्या होते हैं कि क्राइसिस मैनेजर भी होते हैं जो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जो मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन जब आपको मैंने समझाया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से चीफ स्पोकन पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट का, आर्टिकल 75 के तहत आपने ये चीज देखा हुआ। कम टू द आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 ये चीज कहता है कि दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी सही है, ये भी सही है और फर्स्ट भी सही है, लेकिन गलत क्या हुआ, सेकंड गलत हो गया। आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो आंसर हो गया ए, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट के, एक कैंडिडेट एज शुड बी मिनिमम ऑफ 35 ईयर टू बिकम द प्रेसिडेंट, है ना।
अब देखो सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या है ना, ये अगर मान लो कोई भी प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ठीक है ना, दोनों का मिनिमम एज कितना, अगर आप मान लो आपका मेरा मिनिमम, अगर मान लो किसी का मिनिमम एज 35 ईयर है, तो ही या सी बिकम एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट चीज। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज आपको फंसाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट हो गया एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के जो मतलब इलेक्शन होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ये चीज आपको पता रखना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, ओके। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नाउ कम टू द सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही, अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो ये गलत हो गया। नाउ कम टू द, अब हम चलते सेकंड स्टेटमेंट पे, क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको सबसे पहले देखो, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मान लो कि अगर एक यूपीएससी स्टूडेंट, अगर हमको जान यूपीएससी का पेपर देना है, तो वहाँ भी तो कुछ क्वालिफिकेशन होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या है ना, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होता है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है ना, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, अभी मैंने बताया 35 होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, वो एटलीस्ट ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा हो जाए, या अगर हम बात करें मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या ना, वो मतलब एक तरीके से ही शुड बी क्वालिफाई बाय द कंडीशन, यहाँ पे दिया बाय द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द, अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी, तो अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, आइदर ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, या याद रख लेना, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे क्या एक कैंडिडेट, अब देखो मैंने ये चीज आपको बताया किसके लिए, दोनों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक कैंडिडेट शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको दोनों के कंडीशन के बारे में बोला है, ठीक है, नॉट ओनली द वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे अगर वाइस प्रेसिडेंट, ये किसके लिए, सॉरी, ये किसके लिए जो कंडीशन, अगर एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ये हो गया तुमको प्रेसिडेंट के लिए, सॉरी, दिस इज फॉर द प्रेसिडेंट। नाउ कम टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में पहला क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर होना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है ना, राज्यसभा होना चाहिए, ठीक है, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, लोकसभा होता है। ये दो थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, ये आपके माइंड में बैठा लो कि ही शुड बी क्वालिफाइड द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट वो भी वही होना चाहिए कि वो कोई भी मतलब एक स्टेट व कोई भी एनी प्रॉफिट बोलते हैं ना कि प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा कुछ वो वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए एंड यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, सॉरी ए हो गया आंसर, ओनली थर्ड सही है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, कंडीशन थे वाइस प्रेसिडेंट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता तो आपने, लेकिन इसी में इंसान कंफ्यूज हो जाता, अच्छा हाँ दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है, ऐसा बोल के निकल जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और इसको आपको समझना है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फर्स्ट थिंग क्या क्या है इनकरेक्ट, रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये तीन चीज आपको तो पता ही है, अभी मैंने सारा चीज बताया। अब बोला क्या जाए, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अब नाउ कम टू द हम वन बाय वन पढ़ते, क्या बोला जा रहा है, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर द आर्टिकल 105। अब एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट के होते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, कोई भी मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो इंजॉय नहीं करता ही, अगर हम बात करें डजंट, या प्रेसिडेंट डज नॉट इंजॉय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर द आर्टिकल 105, ये चीज पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, क्या बोला जाए, इंटरनेशनल ट्रीटी आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो भी डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी मेड होता है इन द नेम, और जितने भी डिप्लोमेटिक पावर होता है प्रेसिडेंट वहां पे क्या करता है, एंजॉय करता है। सॉरी, पूछा क्या जा रहा है, इनकरेक्ट, तो आपके पास तो आंसर पता चल गया, लेकिन नेक्स्ट भी, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट और रेक्टिफाई द मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न द सेम टू द पार्लियामेंट। देखो
बिल्कुल यहाँ पे मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस, जैसे अगर मान लो इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट में अगर होता है, ठीक है, जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, तो वो उसको जो प्रेसिडेंट है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उस बिल को क्या कर सकते, उसको ही कैन नॉट रिटर्न द बिल, मनी बिल इनटू द पार्लियामेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस एक आपसे छोटा सा विनती है कि मनी बिल का जो आर्टिकल कौन सा है, ये आप अगर हमको बता दे तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं कुछ यहाँ पे सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार समझाया हुआ है, ये भी सही है। The president enjoys a situationary discriminatory power in appointment the prime minister in the case of hung parliament, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, बोला जा रहा है डज नॉट, यहाँ पे प्रेसिडेंट डज नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनली, यहाँ पे सिचुएशनली सही है, यहाँ पे अगर बोल देता कॉन्स्टिट्यूशनली तो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेटरी पावर वो वहाँ पे एंजॉय नहीं करता, क्योंकि देखो आपको पता है वो बाउंडेड है कि अगर आपसे कोई पूछे तो वो 42nd, हाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो क्या है यहाँ पे बाउंडेड है, तो वो क्या करते हैं सिचुएशनली डिस्क्रिमिनेटरी पावर वो वहाँ पे एंजॉय करते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सही, सिचुएशनली अगर कॉन्स्टिट्यूशनली होता तो ये गलत होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखो मैं एकदम फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने का, ठीक है। आप एक तरीके से ये याद रख लेना, ठीक है। अगर कोई भी आपको पूछा जाए कि जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि क्या क्या, अगर कोई पूछ ले कि 40 से, अगर इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम ऐड कर लें कि 44 एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनली पावर में क्या वो एंजॉय करते, सिचुएशनली पावर वो बता सकते हो, तो वो क्या कर सकते हो, वो हंग पार्लियामेंट में क्या क्या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, अगर हम बात करें डिजोल्व कर सकते हैं कोई भी अल्टरनेटिव आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, वो बिल वगैरह को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, किसके भी यहाँ पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जब अगर इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डोंट रिजाइन, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वो इंश्योर कर सकते हैं कि आफ्टर 6 मंथ डज नॉट लैप्स बिटवीन द टू सेशन पार्लियामेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पावर है जो वहां पे क्या वो इंजॉय कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे भी कोई इशू क्रिएट ना हो रहा हो, ठीक है। अगर आगे कोई इशू हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के थ्रू आप पूछ सकते हो। मैं ये चीज आपको बार बार इसलिए बोला कि आपको क्या करना है, ये चीज मुझसे पूछना है बार बार, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, पूछना। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही चीज है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अभी मैंने क्वालिफिकेशन का बात ऊपर किया, अब यहाँ पे इलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग चलो इसमें इलेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अरे मेरा कहाँ गया मार्कर, क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड बोथ इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ये चीज में बहुत एक तरीके से आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करूंगा कि आपको सारा चीज अच्छे से समझ आए। तो देखो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट अगर हम इलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट बाय द पीपुल के थ्रू नहीं होता, ये चीज आपको पता है, मैंने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज मैंने बताया। तो जो इलेक्टर अगर हम इलेक्ट्रल अगर हम बात करें, इलेक्टर कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ, अगर हम ऑफिस ऑफ सॉरी इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो एक चीज, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला चीज, ओनली अगर हम बात करें तो इलेक्टेड मेंबर, ठीक है ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये चीज याद रखना पहली चीज। दूसरी चीज है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज याद रखना। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे यूनियन टेरिटरी का, जैसे दिल्ली का हो गया, यूटी का जैसे दिल्ली हो गया एंड पौंडीचेरी। सिर्फ और सिर्फ याद रखना ओनली इलेक्टेड मेंबर किसके, प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर मान लो 10, अगर मान लो कोई भी जैसे नॉमिनेटेड मेंबर होता, अभी मैं इसमें और अब थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, जैसे लेटर सपोज जैसे नॉमिनेटेड मेंबर है कोई भी बोथ हाउस का पार्लियामेंट का, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो गया, या नॉमिनेटेड मेंबर या बोथ, जैसे मतलब कोई भी अगर हम बात करें नॉमिनेट, अगर मान लो मेंबर जैसे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी अगर हम बात करते हैं, अगर इनकेस कहीं कहीं पे आपने देखा होगा बाई कैमिकल भी होता है, जहाँ पे जैसे अभी आपने एक केस देखा होगा, जब ममता बनर्जी जी जब लड़ के आई थी तो वो नहीं जीती थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि उनको एक तरीके से क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए जिसके बाद वो वहां से नॉमिनेटेड एज ए नॉमिनेटेड मेंबर वहां पे वो खड़ा हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं बताना, तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है आपको ये याद होना चाहिए कहीं के भी, या तो
मतलब एक तरीके से जो नॉमिनेटेड मेंबर अगर मान लो कोई भी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो गया या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिए या जो भी मेंबर है जस्ट इलेक्टेड एंड अगर मान लो इन केस ऑफ ये देखो नॉमिनेटेड मेंबर का तो मैंने यहाँ बताया, लेकिन अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहीं पे तो वहां पे दोनों इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। एंड अगर मान लो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे मान लो कि दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन में। लेकिन जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है, जहां जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके ना तो नॉमिनेटेड मेंबर और ना ही इलेक्टेड मेंबर वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर तो करेंगे ही करेंगे नहीं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर भी और इलेक्टेड मेंबर भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये चीज याद रख लें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड ओनली इलेक्टेड मेंबर, ये भी गलत, अभी मैंने बताया ओनली इलेक्टेड मेंबर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बोला जा रहा है, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट का ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो वाइस प्रेसिडेंट का भी अगर मैं बताने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, इससे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ, elected member of the state legislative assembly and not that of the state legislative council can in the लोक सभा या कैन, मतलब एक तरीके से वोट है, तो ये चीज याद रख लेना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इनको जैसे प्रेसिडेंट की अगर मैं बात एक चीज बताऊं, प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये चीज याद रख लेना, अगर मान लो कंसिस्ट करता बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट में एक तरीके से आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड करूँ, मतलब जैसे मेंबर ऑफ जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ही पार्लियामेंट में इंक्लूड करेंगे, इलेक्टेड मेंबर का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आंसर पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, नन ऑफ द एबव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ये लास्ट क्वेश्चन इसमें एक, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक नया चीज यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा, कुछ कमिटी वगैरह जो इंपॉर्टेंट जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इंक्लूड करके। देखो फिर से प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूं तो क्या बोला जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोक सभा हैज टू बिकम एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, स्कीम में ऐसा कहीं पे भी नहीं ये चीज लिखा हुआ, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 75 भी ये बोलता है, आपको पता, मैंने बताया कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा अपॉइंटेड बाय एज ए प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं बोला था, अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ, एक चीज याद रख लेना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा है यहाँ पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये चीज नहीं बोला जाता, ये हमारे अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, अपॉइंट करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा था ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गया या इकोनॉमिकल अफेयर कमेटी हो गया, और जैसे मतलब कोई भी मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी होगा, वो चेयर कौन करता है, वो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की हम बात करते हैं, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की बात करें तो ये करते हैं होम मिनिस्टर, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड बोला जा रहा है ही ऑटोमेटिकली बिकम द लीडर ऑफ हाउस इन द लोकसभा। ऑटोमेटिकली थोड़ी ना हो सकता, आप खुद सोच के देखो, क्योंकि रूल है लोकसभा का, ये चीज याद रखना, जो लीडर ऑफ द हाउस मीन्स हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर वो मेंबर है लोकसभा का इनकेस, तो वो क्या होगा, अगर मान लो कि अगर ये रूल है कि सॉरी, ये हमने पीछे भी आपको बताया था कि एक रूल है कि अगर मान लो इनकेस जैसे लोकसभा के मेंबर हैं वो, तो लीडर ऑफ द हाउस मीन्स हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर मान लो वो लोकसभा के मेंबर, इनकेस अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो अपॉइंटमेंट ही अपॉइंट एज मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ लोकसभा इज द लीडर ऑफ हाउस इन द लोकसभा, ये याद रख लेना, ठीक है।
अगर मान लो जैसे भी मैंने मनमोहन सिंह के केस के बारे में आपको, मनमोहन सिंह जी के केस के बारे में मैंने बताया था, वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने क्या कहते एक किसी मिनिस्टर को उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट कर दिया था लोकसभा में, जो वहां पे क्या है एक तरीके से लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा के तौर पे वहां पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि पूछा जा रहा है यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जो चीज मैंने अपने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% यहाँ पे आपको दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। नाउ कम टू द, आज मैं अभी थोड़ा सा क्या है ना, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग मैंने सोचा था कि आपके लिए क्वेश्चन ला के लेके आऊं, जिससे क्या है ना, आपको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आपको एक इफेक्टिवली आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। देखो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है ना, केशवानंद भारती केस की मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ केशवानंद भारती केस, अगर आपसे कोई पूछे केबीसी अगर बोल दो तो 1973 है ना, जिसको टाइगर केस का नाम भी यहाँ पे दिया जाता है। तो चलो अब इसको थोड़ा देखो, केशवानंद भारती केस जजमेंट जो है ना, एक तरीके से क्या है ना, लैंडमार्क जजमेंट है किसमें, हिस्ट्री में, जो किसके लिए लैंडमार्क जजमेंट, अगर आपसे कोई पूछा जाए लैंडमार्क जजमेंट की अगर हम बात कर लें तो ये किसके लिए था, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के रिगार्डिंग, क्योंकि क्योंकि देखो इन्होंने एक तरीके से क्या ना, इन्होंने एक तरीके से क्या बोला था कि आप कुछ भी करना, ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से क्या है ना, रिमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जब पार्लियामेंट उन्होंने ये इस केस के तहत ये बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर लो, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बिहाफ में क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो मतलब एक तरीके से केस उसके रिगार्डिंग उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा अरे भैया तो अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा ये बताओ, होता है ना, पूछता ना कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो हम तब डिसाइड करेंगे, केस टू केस हम वेरी करेंगे, है ना, आप बनाओ लॉ बनाओ सब कुछ बनाओ, वो अगर फिर मेरे पास जब आएगा तो हम डिसाइड करेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब ये है कि आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके अंदर क्या करो आप यहाँ पे वो रूम डालो, यहाँ पे भी रूम डालो, यहाँ पे वॉशरूम डालो, कुछ भी करो, या आपका मन है तो इधर वॉशरूम डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपके घर का जो एक स्ट्रक्चर है वो यही होना चाहिए। तो जस्ट लाइक दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो केशवानंद भारती केस के तहत एक चीज वो हो गया, फाइनल हो गया कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी अमेंडमेंट करो, आपका जो है एक तरीके से है कि वो आप जो भी अमेंडमेंट करोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू होगा, और उस रिव्यू में ये चीज पता होना चाहिए कि आप कुछ भी करना बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी मत करना, ठीक है। ये चीज याद है, क्योंकि ये केस एक तरीके से स्ट्रेंथ एक तरीके से क्या था, जुडिशरी के लिए, सॉरी जुडिशरी के लिए ये केस एक तरीके से क्या था, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनका काम क्या था, ये प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, राइट ऑफ द सिटीजन्स को, ठीक है ना, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये याद रखें, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को ये क्या करना, प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे ये काम करता था, कर सकता था। जिसके बिहाफ में एक चीज सबसे अच्छा क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट करता था उनके पावर को इन्होंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, ठीक है। पार्लियामेंट में जो ये लोग अमेंडमेंट करते थे ना, पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट होता था उनके पावर को इन लोगों ने क्या कर दिया, पावर को ये लोग क्या कर दिया, लिमिट कर दिए, पावर को क्या कर दिया, वो लिमिट कर दिया, ठीक है। तो देखो इसका अगर आपको ये चीज पता चल गया केशवानंद भारती केस के, लेकिन इसका अगर कोई बैकग्राउंड आपसे पूछे तो क्या हुआ था, देखो इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट मतलब जैसे मतलब इन शंकरारी प्रसाद केस जो था 1951 में, और साजन सिंह केस जो 1965 में था, उनके बिहाफ में ये एक तरीके से क्या था, ये फेवर था कि ऑलमोस्ट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने मतलब एक तरीके से क्या ना पार्लियामेंट को पावर दे दिया था कि अमेंडमेंट करेगा किसी भी, अगर उन्होंने पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया था कि वो अमेंडमेंट कर सकते किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटल राइट वेयर दे वेर अमेंडमेंटेबल, इसका ये कहने का मतलब था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मतलब एक तरीके से जो 1967 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था किसका, गोलक
अगर हम बात करें गोलकनाथ केस, देखो 90 जो ये केस आया था एक 1951, अभी मैंने जो नाम बताया, और साजन सिंह के जो 1965 में उन्होंने एक पावर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट को पावर दे दिया था कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकते हो। तो इसका ये मतलब हो गया कि फंडामेंटल राइट को वो अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस जब आया था 90 कितना 1967 में, आई थिंक 1967 में, वो एक तरीके से वो इस जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास में पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल, अगर आपसे कोई पूछे अंडर आर्टिकल 368, ये याद रखना अंडर आर्टिकल 368, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब इस मैटर का ये था कि केशवानंद भारती को जो चैलेंज किया गया था एक तरीके से केरला लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन इन 1971, जिन्होंने इम्पोज किया था कि रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से इस चीज के रिगार्डिंग वहां पे किया हुआ था, ठीक है। तो अंदर जो आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 ये बोला कि इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट, पूछ ये मतलब एक तरीके से क्वेश्चन हो गया था। लेकिन इसके जजमेंट जब हुआ तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इसके जजमेंट के रिगार्डिंग इस चीज को बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट को उन्होंने पावर तो दिया कि आप कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बेसिक फीचर्स को ही चेंज कर दो, है ना। इसका ये मतलब था कि आप कोई भी जजमेंट आप अपना पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक मतलब लिमिटेशन ये लगा दिया पार्लियामेंट के पावर में कि जो भी आप जजमेंट कर रहे हो उनका बेसिक स्ट्रक्चर का आप हनन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये किस आर्टिकल, अगर मान लो ये यहाँ पे यही बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा ये बोल दिया कि आप कुछ भी करो, कोई भी मैटर में आप बोलो, लेकिन उसका बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसका यही मतलब हुआ कि मतलब इस जजमेंट के रिगार्डिंग एक सिग्निफिकेंट ये आया कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट टू अंडो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केशवानंद भारती केस। इसका मतलब था कि अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करें, वो पावर तो दे रहा था 97 अनलिमिटेड पावर दे रहा था पार्लियामेंट को टू अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन उन्होंने ये बोला कि इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट वैलिडिटी ऑफ नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड। इसका मतलब क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे। आपके पास पावर है कि आप पार्लियामेंट, आपके पास ये पावर है कि आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब एक तरीके से आपके पास ये पावर है कि आप अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन आपको उन्होंने ये भी बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर का कोई हनन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपसे कोई पूछा जाए तो ये आपके माइंड में केशवानंद भारती केस 1973 होना चाहिए। तो जब आप मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो उसमें गोलकनाथ केस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखो मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप यहाँ लास्ट तक बने हो तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और एक छोटा सी बात है कि अगर भी जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में यहाँ पे मैं एड ऑन कर रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप क्या कर सकते हो, चैनल को जरूर एटलीस्ट क्या करो, शेयर किया करो वीडियो को, पहली चीज। दूसरा क्या करो, कमेंट जरूर किया करो। एंड कुछ नहीं, एक लाइक बनता तो है। जितना मेहनत मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको रिवीजन करवाने का, आपको क्वेश्चन समझाने का, आपको केस स्टडी प्रॉपर देने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा का सारा चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करो, जिससे हमें इस चीज़ का मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।